बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट कर लिया है। और प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो भी अपन ने देखे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पर्सनली पूछा करो, कि अगर आप पर्सनली पूछते हो तो मैं आपको वॉइस के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू आपको वो आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते हो तो वहाँ केवल लिखना होता है, लिख करके भेजना होता है, तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आती है बात। इसीलिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली पूछ लिया करो। हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट, यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर 3 है उसको आज शुरू करेंगे। और चैप्टर का क्या नाम है? मानव प्रजनन। चैप्टर का क्या नाम है? मानव प्रजनन। ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 नंबर का आता है, 1+2। ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा सेक्शन ए के अंदर और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन बी के अंदर। तो एक तो हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन और एक हो जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। इतनी बात हो गई कि ये जो चैप्टर अपन अध्ययन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अनुसार ये कितने मार्क्स को कैरी करता है, क्योंकि आपका जो बोर्ड पेपर होगा वो 56 नंबर का आता है, प्लस 14 नंबर आपको आपकी अटेंडेंस के दिए जाते हैं। ठीक है, आपने टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस की है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ऐसे करके टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 100 नंबर का पेपर हो गया। तो 56 नंबर में से 3 नंबर का ये वाला चैप्टर है आपका। अब यहाँ देखो, ये चैप्टर कह रहा है कि मानव प्रजनन की बात कर रहा है, अर्थात अपन कहेंगे कि जो मानव है उसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मानव के अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि मानव का है वो 2 रूपों में पाया जाता है। एक रूप का नाम तो क्या होता है? नर, और दूसरे रूप का क्या नाम है? मादा। बात समझ में आ गई? नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। लैंगिकता के आधार पर मानव एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। फिर उसके बाद में हम बात ये करते हैं कि जो एक लिंगी प्राणी है तो फिर इसमें जनन कौन सा है, तो हम क्या कह देंगे? लैंगिक जनन पाया जाता है। आप याद रखोगे मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। 3 बातें हो गई। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, एक लिंगी प्राणी होता है, और जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में जब प्रजनन की क्रिया के लिए मानव जब अनुकूलित हो जाता है, नर या मादा जो है वो प्रजनन की क्रिया के लिए जब अनुकूलित हो जाते हैं, प्रजनन की क्रिया के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? यौवनावस्था। क्या कहेंगे? यौवनावस्था। की जो मानव है या फिर जो नर और मादा है या जो लड़का और लड़की है वो प्रजनन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? यौवनावस्था कहते हैं। जो ये यौवनावस्था है वो लड़का और लड़की में अलग अलग है। जैसे लड़के की जो यौवनावस्था प्रारंभ होती है 13 से लेकर करीब 15 साल की उम्र तक प्रारंभ हो जाती है, अर्थात 13 के बाद में ना 13, 14, 15 यानी 15 तक जो लड़का है वो प्रजनन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, और एक जो लड़की है उसमें 12 से लेकर के 14 साल तक की बात कही गई है कि इस अवस्था में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है। यौवनावस्था के समय जो लड़का है उसके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। तो लड़की में यौवनावस्था के समय कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें से एक तो होता है शरीर पर बालों का यानी दाढ़ी और मूछ का निर्माण हो जाता है। जो लड़के की आवाज़ है वो कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है लड़के की आवाज़।
उसकी जो त्वचा है वो तेलीय हो जाती है। त्वचा कैसे हो जाती है? तेलीय हो जाती है, यानी कि फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि अवस्था के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। इससे पहले शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। 13, 14, 15 इस साल में आकर के लड़के के अंदर किसका निर्माण होने लगता है? शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। जब ये नर युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है और ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो इसका मतलब वो जो लड़का है वो प्रजनन के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर उस एक लड़की की अगर अपन बात करें कि लड़की में यौवनावस्था के क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो सबसे पहले तो मासिक चक्कर शुरू हो जाएगा, एक, ठीक है, स्तन का विकास होने लगेगा, 2, उसके जो पेल्विक पार्ट होते हैं उसमें हेयर यानी बाल बनने लगेंगे, बालों का विकास हो जाएगा, त्वचा तेलीय हो जाती है और आवाज़ क्या होती है? हल्की होती है, तीखी आवाज़ होती है लड़की की। यानी कि आवाज़ सुनकर के आप बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की है, बिना देखे, है ना। अगर आपके सामने कोई आवाज़ रखी, केवल आवाज़ सुनाई जाए तो आवाज़ सुन करके बता देते हो ना कि एक लड़के की आवाज़ है कि एक लड़के की आवाज़ है। तो ये सब जो लक्षण हमें दिखाई देंगे, ये किस अवस्था के लक्षण होते हैं? यौवनावस्था के लक्षण होते हैं। और यौवनावस्था जब प्रारंभ हो जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या शुरू हो गई है? मानव लैंगिक जनन के लिए बिल्कुल तैयार है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो देखो मैंने एक नॉर्मली अध्ययन करवाया है आपको, ज़्यादा वो नहीं है। यौवनावस्था से संबंधित क्वेश्चन शायद ही पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में पूछ ले तो भी आप बता दोगे, मैंने आपको बात बता दी है। अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो अब शुरू होने वाला है कि इस चैप्टर में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे। तो देखो इस चैप्टर में अपन किस किस का अध्ययन करते हैं। तो पहला तो अपन ये करेंगे जो जननांग होते हैं, जो जननांग है, जननांग कौन कौन से? नर जननांग और मादा जननांग की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण पढ़ेंगे, यानी युग्मक जनन की अपन बात करेंगे। तीसरा अपन अध्ययन करेंगे कि जो नर युग्मक होता है उसको मादा युग्मक तक लेके जाना है। तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी नर की खुद की होती है। इसमें कोई माध्यम काम में नहीं आएगा। जैसे पुष्पों के अंदर अपन जल के द्वारा, वायु के द्वारा, किसी जंतु के द्वारा, कीटों के द्वारा जो नर युग्मक हो रहे थे उनको मादा युग्मक तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर जो ये नर युग्मक बनेंगे, इन नर युग्मक को मादा युग्मक तक लेके जाने का काम नर का खुद का होता है। अर्थात तीसरी बात अपन पढ़ेंगे वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब ये होता है कि नर के द्वारा नर युग्मक को मादा के गर्भाशय या योनि के अंदर प्रवेश करवाना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद में उनके बीच में क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन के बाद में आपको पता है युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन की क्रिया के दौरान ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण यानी कॉर्क का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ जाती है? गर्भाशय में जाकर के चिपक जाती है। और गर्भाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण के बाद में क्या बनता है? शिशु बनता है। और शिशु का फिर क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट का अध्ययन अपन इसी चैप्टर में करने वाले हैं कि नर जननांग और मादा जननांग की संरचना कैसे होती है, नर युग्मक कैसे बनता है, मादा युग्मक कैसे बनती है, किस प्रकार नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है,
नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। संलयन होने के बाद में शिशु के जन्म तक की जो अवस्था रहेगी, गर्भावस्था जिसे अपन कह रहे हैं, जब बच्चा गर्भाशय में चला जाता है और भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है, भ्रूण से शिशु बन रहा है, शिशु का जन्म हो रहा है, वो गर्भावस्था कहलाती है। इन सब का अध्ययन अपन इसी चैप्टर में करेंगे। तो आपको शायद ये पता चल गया होगा कि ये चैप्टर किससे संबंधित है। अब इसी चैप्टर में अपन एक एक पॉइंट को लेकर के अध्ययन करेंगे। इसमें से हमारा पहला अध्ययन, या मान लो बोर्ड एग्जाम के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है नर जननांग। किसकी संरचना का अध्ययन करेंगे अपन? नर जननांग की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ मैं टॉपिक डाल रही हूँ नर जननांग। देखो क्या कहा था कि जो मानव है उसमें नर और मादा दोनों अलग अलग है, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मेल में जो अंग प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं, प्रजनन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नर जननांग कहलाते हैं। अब वो नर जो जननांग है, उस नर जननांग में कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं, अपन उसका अध्ययन करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। तो पहले नर जननांग का मैं चित्र बनाती हूँ, उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो जो नर जननांग है उसके अंदर सबसे पहले अपन बनाएंगे वृषण। ये गोलाकार संरचना क्या बना दी मैंने? वृषण बना दी। ये जो वृषण है ये एक खोल में पाया जाता है, एक कोष में पाया जाता है, जिस कोष को कहते हैं वृषण कोष कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वृषण है, इस वृषण के ऊपर एक ऐसे टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। वृषण के ऊपर ये जो टोपी नुमा संरचना है इसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण एक नलिका में खुल रहा है। ये जो नलिका है इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, और ये जो शुक्र वाहिनी है ये आगे जाकर के खुलती है शुक्राशय में। फिर शुक्राशय और शुक्र वाहिनी आगे जाकर के दोनों कहाँ खुलेंगे? दोनों खुलेंगे, ये हो गया मूत्राशय। मूत्राशय किसमें खुल रहा है? मूत्र वाहिनी में। मूत्राशय में क्या खुलती है? मूत्र वाहिनी आकर के खुलती है। और मूत्राशय खुद किसमें खुल जाता है? मूत्र मार्ग में खुल जाता है। तो ये हो गया मूत्र मार्ग, और ये आपस में मिल गए, ये चला मूत्र मार्ग। अब ये जो मूत्र मार्ग है ये आगे जाकर के खुलेगा सीसन में, जो नर का बाह्य जननांग होता है। ये हो गया मूत्र छिद्र, और ये एक हमने बना लिया सीसन। ये बन गया सीसन, ठीक है। अब ये जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग पे यहाँ पे कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको ये ग्रंथियां पाई जा रही है। प्रजनन ग्रंथियां हो गई। अब बात सुनो, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से बना दूँ। एक बार रुको, एक बार रुको, ठीक है। वैसे ये आगे खुल गया, ये छिद्र हो गया, ये लो, ये हो गया सीसन, ये है सीसन। अब सुनो, मैंने तो केवल एक ही बनाया है, ये एक इधर भी है,
फिर ये वाला जो इसे बीच में लेके आ जाएंगे अपन, लेकिन मैंने एक ही डायग्राम बनाया है, एक वन पेयर के अंदर लेके चल रही हूँ। अब सुनो, ये पूरा नर जननांग है, सिंगल बनाया, ये मैंने ध्यान में रखना। आप सिंगल बना सकते हो, डबल बना सकते हो। अब सुनो, जैसे ये वाला हिस्सा है टेस्टिस, तो कौन कौन से अंग शामिल हो गए? एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण, ठीक है। तो एक जोड़ी में एक दाया भाग हो गया, एक बाया भाग हो गया। भाई एक ये रहा, एक ऐसा इधर और बन जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद में कहाँ है ये? वृषण कोश में। वृषण कहाँ है? वृषण कोश में पाया जाता है। तो क्या कह दो, एक जोड़ी क्या हो गए? वृषण कोश। एक जोड़ी क्या हो गए? वृषण कोश हो गए। अब सुनो, ये जो वृषण है, इस वृषण के ऊपर ये जो टोपी नुमा संरचना पाई जा रही है, तो एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी हो गए अधिवृषण। अधिवृषण से एक नलिका निकल रही है, इसे क्या कहते हैं? तो एक जोड़ी शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिक बोल दो, चाहे शुक्रवाहिका बोल दो या शुक्रवाहिक। फिर ये जो ये रहा, एक ये थैले नुमा संरचना पाई जा रही है। तो देखो, ये एक नली के लिए, तो दो के लिए ये भी एक जोड़ी हो जाएगी ना। तो एक जोड़ी शुक्रास से, एक जोड़ी शुक्रास से। फिर ये देखो, ये वाला हिस्सा एक मूत्र मार्ग, एक क्या हो गया? मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी है ना, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, एक ही थे सब। फिर उसके बाद में बाह्य क्या हो गया? शीशन, ये हो गया शीशन। फिर यहाँ पर देखो कुछ सहायक ग्रंथि है, ये क्या हो गया? मूत्राशय। तो मूत्राशय जननांग में शामिल नहीं होता, ध्यान रखना, मूत्राशय जननांग में शामिल नहीं है। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसके नीचे पाई जाती है बुल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बुल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। जल्दी से देख लो, ये क्या है? ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय। जल्दी से नाम देख लो, फटाफट इधर लिख दिए हैं मैंने। ये दो ग्रंथियां, ये रही जो ये दो ग्रंथियां होती है कि नर जननांग में कौन कौन से अंगों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से अंग हो गए? देखो, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्र मार्ग, ठीक है, जहाँ पे मूत्र मार्ग यानी मूत्र छिद्र कह दो, मूत्र मार्ग कह दो। तो एक है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्र मार्ग, ये हो गया शीशन, ये हो गई वाहिका, ये हो गया अधिवृषण, वृषण और वृषण कोश। ये मानव के क्या है? नर जननांग के अंग पाए जाते हैं। पढ़ लो जल्दी से, फिर आगे बात करें। जल्दी से पढ़ लो, जल्दी जल्दी देख लो, फिर आगे पढ़ा दूँ। देख लिया? जल्दी से करो फटाफट। जल्दी जल्दी करो, लिख लो या तो फटाफट इनको। लिख लिया? आप इसको वाहिकाएं भी बोल सकते हो, वाहिकाएं भी बोल सकते हो। अब सुनो, इसके अंदर जो एक जोड़ी वृषण है ना, ये तो है प्राथमिक जनन अंग। किसका? नर का प्राथमिक जनन अंग या नर का प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वृषण को कहते हैं। और ये जो बच गए ना सारे के सारे, सारे के सारे, सभी के सभी, ये होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ये हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग और ये हो गया द्वितीयक लैंगिक अंग या साहिक लैंगिक अंग भी कह सकते हैं। और ये हो गई जन्म के लिए आवश्यक ग्रंथियां। बस हो गई इतनी बात। क्या क्या है? एक जोड़ी वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग और शीशन।
चलो अब अध्ययन करें एक एक का। आज अपन जिसका अध्ययन करेंगे क्लास के अंदर वो करेंगे वृषण का पूरा अध्ययन करेंगे, और परीक्षा के अंदर वृषण आता भी है। तो सबसे पहले देखो, जो वृषण है वो कहाँ है? हमारी उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। उदर गुहा कौन सी है? देखो, जहाँ हमारा लंग्स है वो वाला हिस्सा तो हमारा कौन सा हो जाता है? चेस्ट कैविटी, चेस्ट गुहा कह देते हैं। बात समझ में आ गई है ना। फिर उसके बाद में अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे क्या पाता है? डायफ्राम, और डायफ्राम से नीचे वाला हिस्सा, कमर से पहले और डायफ्राम के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे उदर गुहा कहते हैं, जिसको अपन पेट बोलते हैं हिंदी में। वो अपना क्या होता है? उदर गुहा होती है। ठीक है, तो ये कहाँ है? हमारी उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि वृषण कोश में क्यों पाया जाता है? भाई एक जोड़ी है तो मैंने एक ही बना रखा है, एक और भी तो बनेगा ना इधर। तो एक जोड़ी है तो एक जोड़ी वृषण, तो एक जोड़ी वृषण कोश होंगे। तो ये उदर गुहा के अंदर क्यों पाया जाता है? तो आप इसका क्या आंसर दोगे? आप कहोगे कि जो वृषण कोश का तापमान है, वृषण कोश का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मान लो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो 2 कम कर दो, 2.5 कम कर दो, ऐसे समझ में आ गया। क्योंकि इस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु निर्माण के लिए। वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखो, जब मैं आपको अभी तो मैं केवल वृषण पढ़ा रही हूँ, तब मैंने बातें बताई है। फिर मैं आपको ये जो वृषण कोश पढ़ाऊंगी तब इसमें भी कुछ पेशियां पाई जाती है जो तापमान को संतुलित करने में सहायता करती है। तो ये बातें अपन वृषण कोश में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वृषण पर। तो वृषण एक जोड़ी है, प्राथमिक लैंगिक अंग है नर का, जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी है। वृषण में एक तो शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात शुक्र जनन की क्रिया पाई जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो ये वृषण है ये एक तो टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को एक साथ बोलते हैं नर लिंग हार्मोन। तो आपसे पूछ ले कि नर लिंग हार्मोन कौन से, तो आप क्या कहोगे? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, जिनको वृषण क्या करता है? स्रावित करता है। ये हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण व शुक्राणु निर्माण में सहायता करते हैं। बात समझ में आ गई? काम बता दिए, 2 काम है। शुक्र जनन की क्रिया को संपन्न कहाँ होती है? वृषण में होती है। और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? वृषण से स्रावित होते हैं। अब हम जिसका अध्ययन करेंगे वो वृषण के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे, या वृषण की आंतरिक संरचना का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पढ़ ले, वृषण की आंतरिक संरचना क्या है। अंग कौन कौन से बताए हैं मैंने आपको? याद हो गया ना अंग कौन कौन से हैं? याद हो गया? कौन कौन से रिपीट कर लो एक बार। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण कोश, एक जोड़ी अधिवृषण,
एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, एक जोड़ी शुक्राशय, मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, शीसन प्रोस्टेट ग्रंथि और बुल्बोरेथ्रल ग्रंथि। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी संरचना की बात करेंगे, वृषण की संरचना की अपन बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वृषण कहाँ है वृषण? वृषण कोश में पाया जाता है। तो मैं वृषण की संरचना बनाऊं, एक बार सुनो। जो वृषण है उसके चारों तरफ दो आवरण पाए जाते, द्विआवरणीय अवस्था है। वृषण में द्विआवरणीय अवस्था पाई जाती है, अर्थात एक बाह्य आवरण है और एक आंतरिक आवरण होता है। जो वृषण के जो बाह्य आवरण हैं इनको एक साथ वृषण खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण का खोल। एक साथ इनको वृषण खोल कहा जाता है। एक आवरण हो गया बाह्य आवरण और एक हो जाता है आंतरिक आवरण। जो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। आपको इंग्लिश में ही ये नाम ध्यान में रखने होंगे, जो ज़्यादा बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी के चक्कर में फंसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बाह्य आवरण किसे कहते हैं? वृषण का बाह्य जो आवरण है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, आंतरिक आवरण को कहते हैं ट्यूनिका अल्बुगिनिया। ये दो आवरण हैं, इसको कहते हैं श्वेत कंचुक। आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं? श्वेत कंचुक कहते हैं। बाह्य आवरण को कहते हैं यौनिक कंचुक। यौनिक कंचुक, यौनिक कंचुक। बस ये लो हिंदी के दोनों नाम। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में है तो हिंदी में कर लो। फिर हम ये कहते हैं कई बार जो श्वेत कंचुक है ये श्वेत संयोजी तंतुओं का बना है। किसका बना है? श्वेत संयोजी तंतुओं का बना है। तो कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे कि ये आंतरिक जो आवरण है, खोल है, ये कई बार अंदर की तरफ धंस जाते हैं। ऐसे आंतरिक आवरण कई बार अंदर की तरफ धंस जाने से कोष्ठक बन जाते हैं। ऐसे लगता है क्या बन गए? अलग अलग कोष्ठक बन गए हैं। तो ये जो अलग अलग कोष्ठक बनते हैं, यानी आंतरिक आवरण वृषण में अंदर की तरफ धंस जाते हैं। अंदर की तरफ धंस जाने से छोटे छोटे कोष्ठक बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं वृषण पट्टिका। वृषण पट्टिका। आपको नहीं लग रहा क्या? अब सुनो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब देखो ये ऐसे अंदर ऐसे घुस जाए, ऐसे ये ऐसे घुस जाए, जैसे घुसाए ना मैंने, तो अलग अलग पट्टी तो बन गई। तो वृषण की अलग अलग पट्टियां बन जाती है जिन्हें वृषण पट्टिका कहते हैं। आंतरिक आवरण वृषण में अंदर की तरफ धंस जाने से अलग अलग पट्टियों का निर्माण हो जाता है, इसे वृषण पट्टिका कहते हैं। इन वृषण पट्टिका की वजह से ऐसे लगता है एक वृषण के अंदर 250 से लेकर के 300 तक की पालिकाएं पाई जाती है। एक वृषण में 250 से लेकर के 300 पालियां पाई जाती है, जिनको वृषण पालियां कहते हैं। बनाऊं वृषण पालियां? चलो, एक तो आपके सामने बना रखी है ना पाली। एक पाली तो है, इसको उभार करके दिखा दिया मैंने बड़े आकार में। ऐसी ही पालियां और बना लो साइड में ऐसी। भाई एक वृषण में कितनी पालियां? 200 से लेकर के 300 तक की पालियां हैं। सॉरी 250 से लेकर के 300 पालियां पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? वृषण पालियां कहते हैं। ये लो रे वृषण पालियां, या और बना लो ऐसी वृषण पालियां।
ये क्या बन गए, वृषण पालियों का निर्माण हो गया। पहले क्या कहा, दो आवरण पाए जाते हैं, योनिका कंचुक और सवेत कंचुक। जो सवेत कंचुक है वो वृषण पट्टिकाओं का निर्माण करता है। एक वृषण में 250 से लेकर के 300 तक की पालियां पाई जाती हैं, जिन्हें वृषण पालियां कहते हैं, जिन्हें वृषण पालियां कहते हैं। इन वृषण पालियों के मध्य जो खाली जगह पाई जाती है, इस खाली जगह को अंतराली स्थान कहते हैं, अंतराली रिक्त स्थान कहते हैं। इस अंतराली रिक्त स्थान के अंदर जो दर्वय भरा रहता है उसे अंतराली दर्वय कहते हैं, अंतराली दर्वय कहते हैं। इस अंतराली दर्वय के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से एक कोशिका का नाम है लेडिंग कोशिका। क्या पाई जाती है, लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। लेडिंग इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। अंतराली दर्वय के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, लेडिंग कोशिका पाई जाती है। बाहर की पूरी बात कर ली, अंदर चले। वृषण का जो आंतरिक संरचना है, जो आंतरिक भाग है, उस भाग के अंदर एक पाली में लगभग 1 से 3 कुंडलित संरचना पाई जाती है। ये जो कुंडलित संरचना पाई जाती है, इन कुंडलित संरचना को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, शुक्र जनक नलिकाएं कहा जाता है। नाम याद रह जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर शुक्र जनक नलिकाएं, शुक्र जनक नलिकाएं। जैसे देखो यहाँ ऐसे बना दूं, कुंडलित कैसे बना दूं, इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार ऐसे ऐसे क्या पाई जाती है, शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती है। ये जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं, इन्हें वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आपसे पूछ ले कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आप किसे कहोगे, शुक्र जनक नलिकाओं को कहते हैं। ये कुंडलित है, शुक्र जनक नलिकाएं कैसे होती है, कुंडलित होती है। और इस शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो अब मैं जो मैं बना रही हूँ ना कोशिकाएं, अब जो बना रही हूँ, इसमें मैं एक ये बना दी ऐसे, ठीक है, एक ऐसे यहाँ पर भी बना दूँ। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना, बना दो ऐसे, बहुत सारी बना दो। ये कोशिकाएं तो बहुत सारी होती है, बहुत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक कोशिका जो है उसका नाम तो होगा शुक्राणु जनन कोशिका। शुक्राणु जनन कोशिका है, एक कोशिका का क्या नाम है, शुक्राणु जनन कोशिका होती है। और जो एक कोशिका है, या जिनको इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और एक कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। एक का क्या नाम है, सर्टोली कोशिका। तो आपसे ये पूछा जाए कि शुक्र जनन नलिका में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो शुक्र जनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं, शुक्राणु जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। ठीक है, बना दी ना मैंने अलग अलग, ये रही देखो। यहाँ पर आप और बना दो कोशिका, सर्टोली कोशिका तो जैसे मैंने बनाई दी, ये से बहुत सारी कितनी भी बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसे बहुत सारी। ये लो, मैं ज़्यादा नहीं बना के दिखा रही हूँ, बहुत सारी कितनी बना सकते हो। शुक्र जनक जो नलिका है, इस पर मेटोगोनिया जिसे कहते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है।
इससे बनने वाले शुक्राणु पहले गोलाकार अवस्था में होते हैं, उसके बाद में चपटे हो जाते हैं। पहले गोलाकार अवस्था में होते हैं, उसके बाद में चपटे हो जाते हैं। तो ये जो गोलाकार संरचना बनी है इसे आप कह दो शुक्राणु पूर्व प्रावस्था। शुक्राणु पूर्व प्रावस्था कह दो और इसे कह दो शुक्राणु कह दो। तो पहले शुक्र जनक नलिका से शुक्र जनन कोशिका जो क्या बनाती है, शुक्राणु पूर्व प्रावस्था बनाती है ना। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बनते हैं, उसके बाद में शुक्राणु बनते हैं। तो आप तो सीधा सीधा यही कह देना कि शुक्राणु जनन कोशिका से शुक्राणु जनन प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। दूसरी जो कोशिका पाई जाती है, अब देखिए दूसरी जो कोशिका पाई जाती है, ये अंदर का भाग हो गया ना वृषण का। तो ये जो शुक्राणु बने हैं, इन शुक्राणुओं का जो सिर होता है ये सर्टोली कोशिका में धसा हुआ रहता है। ये शुक्राणु का सिर भाग, ये शुक्राणु की पूंछ भाग। तो शुक्राणुओं का जो सिर भाग होता है वो सर्टोली कोशिकाओं में धसा हुआ रहता है। अतः ये सर्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिका एक तो शुक्राणु जनन कोशिका और शुक्राणु को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। इनमें सहायता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्या क्या प्रदान करती है, सबसे पहला काम क्या सर्टोली कोशिका का, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणुओं की सुरक्षा करती है। शुक्राणु क्या करती है, सुरक्षा करती है। और शुक्राणु पूर्व अवस्था में अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को बाहर निकालती है, ताकि शुक्राणु है वो चलनशील बन सके, वो आकार में छोटे हो जाए और हल्के हो जाए। इसीलिए शुक्राणु पूर्व से क्या बाहर निकालती है, अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को बाहर निकाल देती है। सर्टोली जो कोशिका है वो एक इनहिबिन, सर्टोली कोशिका इनहिबिन प्रोटीन को स्राव करती, इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करती है। ये जो इनहिबिन प्रोटीन है ये एफएसएच हार्मोन को संतुलित करता है। एफएसएच जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। और यही वो हार्मोन है जो वृषण के अंदर शुक्राणु कोशिका को कहेगा कि शुक्राणु बनाओ। ये आके कहेगा कि ये इन हार्मोन्स को कहेगा, वो थे ना एंड्रोजन हार्मोन था, उसको कहेगा। एंड्रोजन जो हार्मोन है वो शुक्र जनन कोशिका को कहेगा और शुक्र जनन कोशिका फिर शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो सर्टोली सेल ने जो इनहिबिन हार्मोन स्रावित किया है, ये एफएसएच हार्मोन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कि जब संपूर्ण शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो ये इनहिबिन इसको कह देता है कि बस अब शुक्राणु निर्माण को बंद कर दो। क्योंकि एफएसएच हार्मोन किसको कहता है, शुक्र जनन नलिकाओं को विकसित करेगा। शुक्र जनन नलिका है फिर शुक्राणु का निर्माण करेगी, तो उसको फिर रोकने का काम कौन करता है, इनहिबिन करता है। देखो 3 काम बता दिए मैंने आपको। एक तो शुक्राणु जनन कोशिका वह शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, सर्टोली कोशिका। दूसरा, शुक्राणु पूर्व में से जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तीसरी बात, ये इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करती है जो एफएसएच पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है उसको संतुलित करता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों की? फिर सुनो मेरी बात, ये अब मैं बीच का पूरा पोर्शन हटा रही हूँ जहाँ मैंने आपको बातें समझाई है कि तो समझाने के लिए था ना, लो तो ये हटा दो पूरा यहाँ से। अब सुनो, यहाँ चारों तरफ शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, है ना। चारों तरफ क्या क्या शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, हर जगह बहुत सारी शुक्र जनन कोशिकाएं हैं। और इन शुक्र जनन कोशिकाओं से क्या बन रहे हैं,
शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे जो शुक्राणु हैं वो क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं इस दरवे के अंदर, ये लोग इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इनका जो सिर है, कुछ का सिर कहाँ दसा हुआ रहता है, सर्टोली कोशिका में, ताकि सर्टोली कोशिका से ये पोषण प्रदान कर सके, उसे भोजन को ले सके। अब फिर मैं बात करूंगी कि ये जो शुक्र, क्या कहा था, शुक्र वाहिनिका की बात की थी क्या, शुक्र जनक वाहिकाएं की बात की थी या फिर नलिकाओं की बात की थी। शुक्र जनक नलिकाएं जो है वो कैसी बताई थी, मैंने कुंडलित बताई थी। तो यहाँ ये दरवे वाली बात हो गई। अब सुनो, ये जैसी संरचना है यहाँ पर भी वैसे ही संरचना है, इसे यहाँ पर भी ये सर्टोली सेल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये नलिकाएं हो गई और इन नलिकाओं से शुक्राणु निर्माण हो गया। सब जगह सब ऐसी ही संरचना है हर जगह, क्योंकि ये पालिकाएं है ना, ये पालिकाएं ही तो है ये लोग। ठीक है, ये पालिका है, तो सब जगह ऐसी ही संरचना मिलेगी। जो फिर इसके अंदर दरवे भरा हुआ रहता है, नरवे को तंत्रिका कोशिका होती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, रुधिर को लाने ले जाने का, इनको पोषण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है। जो अंतराली दरवे है वहाँ पे लेडिंग कोशिका है, जो लेडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका भी कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। लेडिंग अंतराली दरवे के अंदर लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका पाई जाती है। ये कोशिकाएं नर हार्मोन को स्रावित करती है, नर हार्मोन को स्रावित करती है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है, बात की थी दोनों के काम बताए, तो पूछ ले आपसे कि अंतराली दरवे की कौन सी कोशिका है जो एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है, तो आप क्या कह दोगे, लेडिंग कोशिका, या कह दे कि नर हार्मोन को स्रावित करती है, तो लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका स्रावित करती है। अब उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि ये जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं, शुक्र जनक जो नलिकाएं होती है ये कुंडलित है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, देखो इसने यहाँ शुक्राणु छोड़े है ना, ये रहे शुक्राणु, सारे के सारे शुक्राणु। तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आती है ये क्या हो जाती है, अकुंडलित हो जाती है। तो देखो एक बार, ये तो हो गया पूरा वृषण। इस वृषण में ये बना दो तुम लोग सेप्टा वृषण। सेप्टा वृषण याद है, जो आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ धस जाती है, सेप्टा टेस्टिस। ये हो गए सेप्टा टेस्टिस। इनके अंदर क्या पाई जाती है, कुंडलित रूप में क्या पाई जाती है, शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती है। अब ये शुक्र जनक नलिकाएं देखो, ये तो हो गया ये वाला हिस्सा है ना, और ये हो गया ये वाला हिस्सा। तो शुक्र जनक नलिकाएं हैं वो धीरे धीरे अकुंडलित हो जाती है, धीरे धीरे अकुंडलित हो जाती है और अकुंडलित होकर के एक नलिकाओं का जाल बनाती है। ये जो नलिकाओं का जो जाल बना है, यानी कि शुक्र जनक नलिकाएं अकुंडलित होकर के नलिकाओं का एक जाल बनाती है। नलिकाओं का जो जाल बना है, इस जाल को बोलते रेटे वृषण। इस जाल का क्या नाम होता है बच्चों, रेटे वृषण कहते हैं। क्या नाम दोगे इस जाल को, आप क्या कहोगे, रेटे वृषण कह दोगे, या फिर आप हिंदी में चाहो तो वृषण जालक कह सकते हो, जालक। ठीक है, क्या थे वृषण जालक, कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं अकुंडलित होकर के नलिकाओं का एक जाल बनाती है। इस नलिकाओं का जो जाल है उसे क्या कहते हैं, रेटे वृषण या वृषण जालक कहते हैं। शुक्र जनक नलिका में बने हुए शुक्राणु, शुक्र जनक नलिका में बने हुए शुक्राणु इस वृषण जालक में आते हैं।
ये जो वृषण जालक है ये आगे जाकर के, वृषण जालक आगे जाकर के अधिवृषण में खुलते हैं। किसमें खुलेंगे? अधिवृषण में खुलते हैं। तो रेटे टेस्टिस कहाँ खुलता है? अधिवृषण में खुलता है। तो रेटे टेस्टिस अधिवृषण में वोस इफ्रेंसिया की सहायता से खुलेगा। किसकी सहायता से खुलेगा? वोस इफ्रेंसिया की सहायता से खुलेगा। शुक्र वाहिनिकाएं, वो तो थी वाहिका और ये है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं वो तो थी वाहिका, अधिवृषण में खुल गया। अधि जो वृषण है वो वाहिका की सहायता से आगे निकल जाएंगे। यही तो पढ़ना है हमें, तो बस यहाँ तक देखना है। वृषण जालक है, शुक्र वाहिकाएं, वाहिकाओं की सहायता से अधिवृषण में खुलता है। अधिवृषण की जो भी कहानी है वो अपन अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पूरी संरचना किसकी की अपन ने? वृषण की। वृषण में दो कवर पाए जाते हैं, दो आवरण हैं, यौनिक कंचुक, श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक आंतरिक है, यौनिक कंचुक बाह्य है। श्वेत कंचुक कई बार अंदर की तरफ धस करके क्या बनाता है? वृषण पट्टिका बनाता है। फिर उसके बाद में जो वृषण है उसमें 250 से लेकर के 300 तक वृषण पालिकाएं पाई जाती है। वृषण जो पालिकाएं हैं उनके मध्य अंतराली स्थान है और अंतराली द्रव्य पाया जाता है। इस अंतराली द्रव्य में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं हैं लेडिंग कोशिकाएं हैं। ये जो लेडिंग कोशिकाएं होती है ये नर हार्मोन को स्रावित करती है। वृषण के अंदर शुक्र जनक नलिका पाई जाती है। शुक्र जनक नलिका के बाह्य आवरण को ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं, वह आंतरिक आवरण को जर्नल एपिथीलियम कहते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिका है, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है और सर्टोली कोशिका उसे पोषण प्रदान करती है। शुक्र जनक नलिका एक खुल करके बहुत सारी नलिकाओं का जाल बनाती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक वाहिनिकाएं की सहायता से अधिवृषण में खुलता है। कहाँ खुलता है? अधिवृषण में खुलता है। तो बच्चों ये किसकी संरचना पढ़ी? हमने वृषण की संरचना पढ़ी है। आई होप तुम लोगों के वृषण की संरचना समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पर्सन सर्टोली कोशिका के कार्य पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो वृषण का चित्र पूछ ले, पर्सन देखो कैसे पूछ सकता है वो? 2 नंबर का ही तो पर्सन आएगा ना, क्योंकि एक तो 1 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर वाले में कैसे पूछे? वृषण का चित्र पूछ करके सर्टोली कोशिका के कार्य पूछ ले, ऐसे पूछेगा। वृषण का चित्र पूछ करके वृषण के 2 कार्य पूछ ले, बस इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएगा। आई होप सभी बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। आप अच्छे से इस टॉपिक का अध्ययन करें। ओके बच्चों।